चलिए स्टार्ट करें। आज हमें क्या करना था? आज हमें करना था डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन तो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं स्नबर सर्किट फॉर डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन वी यूज स्नबर सर्किट। कैसे बनता है देखते हैं। ये है स्विच एस आर, ये है सी एस, ये है आर एल। यहाँ पे लगा हुआ है डायोड। इतना पार्ट कहलाता है स्नबर। इतना पार्ट कहलाता है स्नबर। देखिए हाई डीवी बाई डी से हमें क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है, हम क्यों चाहते हैं अपने एससीआर को प्रोटेक्ट करना हाई डीवी बाई डी से। क्योंकि हाई डीवी बाई डी अगर है किसी भी एससीआर के क्रॉस तो वो फॉल्सली ट्रिगर कर सकता है एससीआर को। गलत समय पे जब हम नहीं चाहते ऑन करना तब वो उसे ऑन कर सकता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ये पॉइंट लिखिए।
हाई डीवी बाई डी टी across SCR in forward blocking mode falsely trigger the SCR। हाई डीवी बाई डी टी SCR को गलत समय पे ट्रिगर कर सकता है ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। जो कैपेसिटर है opposes the change of voltage। कैपेसिटर जो है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। सो इट इज कनेक्टेड अक्रॉस SCR। सो इट इज connected across SCR। SCR को जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कराते हैं तो वो एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा। ये लिख लीजिएगा, ये आपको पहली बार पता चल रहा है। SCR ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड represented as capacitor CJ। यहां तक हो जाए तो मुझे कंफर्म करिएगा, एक बार बताइएगा। सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमारा सप्लाई पॉजिटिव होगा तो डायोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इस नंबर में लगा डायोड ऑन हो जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस R शॉर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग, या ऐसा लिख लीजिएगा, ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस R है वो शॉर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस R
गेट्स शॉर्टेड। तो जो सर्किट है वो कैसे बनेगा अभी? कैपेसिटर सी एस और ये कैपेसिटर सी जे, फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटर सी जे किसकी तरह काम करेंगे? दोनों पैरेलल में। तो दोनों कैपेसिटर जुड़ जाएंगे। बोथ सी एस एंड सी जे आर इन पैरेलल। बोथ सी एस एंड सी जे आर इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी एस प्लस सी जे। अब हमारा जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस आर हट गया है बिकॉज डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो आरसी सीरीज सर्किट है हमारे पास। नाउ सर ये थायरिस्टोर में सी जे कैसे आया है सर? जब जब थारिस्टर आपका रिवर्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करता है तब वो कैपेसिटर की तरह काम करता है। ओके। इसका एक्सप्लेनेशन है, अलग से एक्सप्लेनेशन है जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिए। हम्म। नाउ वी गेट अ सीरीज आरसी सर्किट। यहाँ पे आर कौन सा होगा? लोड वाला। वेयर आर इज लोड रेजिस्टेंस। ठीक। लेट VC is equal to capacitor voltage and VT is equal to थायरिस्टर वोल्टेज। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कैपेसिटर और थायरिस्टर दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम हो जाता है। और कैपेसिटर आरसी सीरीज सर्किट है हमारे पास, तो कैपेसिटर के अक्रॉस का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? Vs 1 - e⁻ इक्वेशन ऑफ सीरीज आरसी सर्किट है ये। तो Vc बन जाएगा हमारे पास और Vt दोनों सेम आएगा। ये नेटवर्क में आप पढ़ोगे आगे जाके। अब अगर मैं Vt को डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। dVt बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करिए तो हमें मिल जाएगा Vs बाई टाउ e⁻ Vs बाई टाउ e⁻ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
मैक्सिमम वैल्यू होगी वीएस बाई टाउ, ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ 1 हो जाएगा। ठीक। अब टाउ है टाइम कांस्टेंट। यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन है उसके लिए कौन सा सर्किट यूज करते हो। तो वहां पे यूज किया जाता है स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट किस किस कंपोनेंट को मिला के बनता है? तो डायोड, रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, जिसमें डायोड और रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में होता है एक कैपेसिटर। यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है। चलिए, अब ये जो तो डीवी बाई डी टी है, बताइए। सर ये डीवी बाई डी सर, ये फोल्स ट्रिगरिंग कैसे करता है सर, मतलब एससीआर में कैसा होता है सर वो जो। अगर वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो वो क्या समझेगा एससीआर की सर्ज आ गया है। सर्ज में क्या होता है? वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप गेट सप्लाई नहीं भी दे रहे हो और वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो भी एससीआर फॉल्सली ट्रिगर हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको बताया था। तो सर डी का वजह से भी हो सकता है क्या सर, मतलब डीआई बाई डी फोल्स के ट्रिगरिंग। कारण भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वहां पे डैमेज का जो चांस है वो ज्यादा बनता है। डीआई बाई डी के ओके। कारण जो डैमेज होने का चांस है वो ज्यादा बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि ये जो डीवीटी बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू है, डीवीटी बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कम होनी चाहिए डीवी बाई डी टी रेटेड से। एससीआर जब आप मार्केट से खरीदते हो तो उसके साथ एक शीट मिलती है जिसमें सारी रेटिंग्स दी गई होती हैं। तो डीवी बाई डी की रेटेड वैल्यू भी दी गई होती है, उसमें लिखी गई होती है। तो अगर यहाँ पे डीवीटी बाई डी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डीवी बाई डी रेटेड से कम है, तो इट विल नॉट फॉल्सली ट्रिगर। इट विल नॉट फॉल्सली ट्रिगर। अगर डीवी बाई डी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ी हो जाती है डीवी बाई डी के रेटेड वैल्यू से, तो एस सी आर विल फॉल्सली ट्रिगर। गलत समय पे एस सी आर ऑन हो जाएगा। ये दो कंडीशन है, याद रखनी है आपको, तीन कंडीशन है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। नोट कर लीजिए, हो जाए तो बताइएगा। इसके बाद लिखिएगा तीसरा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन।
अगर एस सी आर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो एस सी आर डैमेज हो सकता है। इफ वोल्टेज across SCR is more than rated voltage, then SCR may get डैमेज। अगर किसी भी एससीआर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो एससीआर डैमेज हो सकता है, जल सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस अक्रॉस एससीआर कनेक्ट कर देते हैं। सो टू प्रोटेक्ट द एससीआर फ्रॉम ओवर वोल्टेज, एससीआर को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए वी कनेक्ट so to protect the SCR from over voltage we connect a non-linear resistor across it। जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है वो देखते हैं। और सर बताइए। सर ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन में मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब जो ये दोनों डीवी में? बाई डीटी प्रोटेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कांस्टेंट वोल्टेज है। डीवी बाई डीटी से क्या समझ रहे हो आप, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पे टाइम का कोई हम्म, कॉन्सेप्ट नहीं है। एक एससीआर है जो मैक्सिमम 100 वोल्ट बेयर कर सकता है। अगर उसमें आपने 150 वोल्ट लगा दिया तो वो डैमेज हो जाएगा। नॉन लीनियर रेजिस्टर का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है एट हायर वोल्टेज। इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक इज सच दैट its VI characteristic is such that its resistance decreases with increase in voltage। ठीक। ऐसे रेजिस्टर्स किस मटेरियल के बने होते हैं, मेटल ऑक्साइड के। सच नॉन लीनियर resistors are made of मेटल ऑक्साइड। जैसे एक एससीआर है,
उसके पैरेलल में हमने एक नॉन लीनियर रेजिस्टर लगा दिया। हमने यहां से दी है सप्लाई वोल्टेज V। तो अगर वोल्टेज ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज अ नॉन लीनियर रेजिस्टर। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है, तो पूरी की पूरी जो करंट है वो बाईपास हो जाएगी, या वोल्टेज सर्ज जो है वो बाईपास हो जाएगी इस रेजिस्टर से। ऐसे हमारा SCR सेफ रहेगा। तो लिखिएगा, एज R इज लो एट हाई वोल्टेज, एज सर थोड़ा सा बैक करिए ना। सर हो गया, थैंक अब लिखिएगा, as resistance is low, at high voltage, then high voltage surge bypass the SCR। क्योंकि हाई वोल्टेज सर्ज हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। हाई वोल्टेज सर्ज हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। हेंस द हाई वोल्टेज सर्ज बाईपास द SCR एंड फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। तो इस तरह से हमारा जो SCR है वो सेफ रहता है हाई वोल्टेज से। इसके बाद लिखिएगा, ओवर करंट प्रोटेक्शन। हाई करंट जो है वो थर्मली डैमेज कर सकती है किसी भी डिवाइस को या SCR को। SCR में जो सर्ज करंट रेटिंग है वो होती है, मतलब जो SCR है वो बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए झेल सकता है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं। अगर बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट या सर्ज करंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करेंगे किसी भी SCR में, तो SCR डैमेज हो सकता है। तो उसी से हमें प्रोटेक्ट करना है अपने SCR को, दैट इज कॉल्ड ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये पॉइंट नोट करिएगा कि हाई करंट कैन थर्मली डैमेज अ डिवाइस। हाई करंट कैन थर्मली डैमेज अ डिवाइस। हाई करंट किसी भी डिवाइस को थर्मली डैमेज कर सकती है। SCR का जो सर्ज करंट रेटिंग है वो ज्यादा होता है। SCR has high surge current
रेटिंग, जिसका मतलब है विच मीन्स ये हाई करंट को टॉलरेट कर सकता है बट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, विच मीन्स it can tolerate high current but for only short duration. But if अगर हम हाई करंट अप्लाई करते हैं but if high current is applied for longer duration, तो एससीआर डैमेज हो जाएगा। तो एससीआर आपका डैमेज हो जाएगा। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन से अपने डिवाइसेस को बचाने के लिए हम हमेशा क्रो बार प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सर थोड़ा सा लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर ये SCR has high surge current rating, which mean it can tolerate high current, but only for short duration शॉर्ट ना सर? ड्यूरेशन, हाँ, बहुत कम समय के लिए जो हाई करंट है वो बियर कर सकता है। ज्यादा देर के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ये जल जाएगा। ठीक है सर, हो गया। तो टू प्रोटेक्ट द एससीआर, या ऐसा लिखेगा, टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस, टू प्रोटेक्ट devices we use crowbar protection, which uses crowbar SCR, जो crowbar SCR का यूज करता है। कुछ इस तरह से सर्किट बनता है इसका।
ये है फायरिंग सर्किट, ये है फ्यूज, ये है क्रोब RSCR, ये है पावर कन्वर्टर। ठीक, हमें पावर कन्वर्टर को सबसे पहले मान लीजिए बचाना है, तो यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? क्रोब RSCR हेल्प करेगा। देखिए, यहां से बहुत हाई करंट अगर फ्लो हो रही है तो यहां से रिटर्न भी तो हाई करंट जाएगी। सर, हम लोग का अल्टीमेट ये मतलब ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो ट्रांजिस्टर को बचाना नहीं है क्या सर? नहीं, थायरिस्टर को बचाना है ना। हम्म, तो इसमें पावर कन्वर्टर कैसे हम लोग ये कर रहे हैं? पावर कन्वर्टर मतलब अगर सिर्फ आप SCR तो यूज नहीं कर रहे होगे, SCR के साथ और भी सारी डिवाइसेस होंगी, उसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो काम कर रहा है SCR, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और हम्म। पावर कन्वर्टर्स में जो लगे हैं SCR मतलब हम्म। डिवाइसेस, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है साथ में। ठीक है सर। तो यहाँ पे लिखिएगा सर, वो ग्राउ बार जो फायरिंग सर्किट को टच करना होगा क्या? हाँ, या टच करना होगा ना, तभी तो ऑन होगा ये ओके ओके। SCR। लिखिएगा व्हेन करंट इज हाई, when current is high, ये जो फायरिंग सर्किट है वो हाई वोल्टेज को सेंस करेगा। द फायरिंग सर्किट सेंस हाई वोल्टेज which will trigger the SCR, which will trigger the SCR and SCR gets on। देखिए, करंट अगर हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से रिटर्न आ रही है, ये करंट भी हाई रहेगी। सेम ही करंट है, जितनी जाती है उतनी आती है। तो ये हाई करंट के कारण ये जो रेजिस्टेंस है, करंट और रेजिस्टेंस मिला के हमें वोल्टेज दे देगा, और ये फायरिंग सर्किट हाई वोल्टेज फेस करेगा जो इस SCR को ट्रिगर करके ऑन कर देगा। अब पूरी की पूरी जो हाई करंट है उसका पाथ क्या बन गया? पूरी की पूरी हाई करंट आपकी SCR से होके जाने लगी, यहां पे जाने वाली करंट 0 एम्पियर हो गई, क्योंकि ये पूरा पाथ शॉर्ट हो गया ना। शॉर्टेड पाथ का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होता है, और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को ही फॉलो करती है। तो वही लिखिएगा, एंड ट्रिगर्स द SCR, SCR गेट्स ऑन। एक बार SCR ऑन हो गया और शॉर्ट हो गया तो ये पूरे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर लेगा पावर कन्वर्टर के। once the diode is on and shorted, once the diode is on and shorted, it protects the devices, entire devices of power converter।
it protect the entire devices of पावर कन्वर्टर। पूरी की पूरी जो हाई करंट है वो इस एससीआर से ही पास हो रही है, पावर कन्वर्टर में कोई भी करंट नहीं जा पा रही है। तो मतलब हाई करंट से पावर कन्वर्टर के डिवाइसेस सेफ है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फिर भी सर। जो एससीआर है वो कुछ देर के लिए ही हाई करंट झेल सकता है। तो कुछ देर ही ये हाई करंट फ्लो होगी, उसके बाद क्या होगा, ये फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा। जैसे ही फ्यूज ऑपरेट करा तो एससीआर में भी जाने वाली करंट हो गई 0। तो लिखिएगा आफ्टर सम टाइम। सर बताइए। हाँ सर, यहाँ में डायोड होगा ना एसीआर होगा? वंस द डायोड इज ऑन ऐसे लिखा है ना? एससीआर है, एससीआर है, एससीआर है। क्या? आफ्टर सम टाइम the fuse operates and the current flowing through SCR also gets 0। the current flowing through SCR भी 0 हो जाएगा। and our SCR, या ऐसा लिख लीजिएगा, so we can say that so we can say that the fuse is protecting our क्रोबार SCR। का नाम ही क्रोबार प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन को क्रोबार प्रोटेक्शन भी कहते हैं। सर बताइए। सर कैसे करके हाई वोल्टेज आया, फिर उसके बाद फायरिंग फायरिंग सर्किट उसको सेंस किया और फिर एससीआर को ट्रिगर ऑन किया सर? हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मैंने बताया था ना, कि वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो एससीआर ऑन हो जाता है। हम्म। वही चीज तो हो रही है यहाँ पे। करंट बहुत हाई अमाउंट में यहाँ आया, रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ। V हम्म। इज इक्वल टू क्या होता है, IR। करंट बहुत ज्यादा बढ़ा, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये फायरिंग सर्किट हाई वोल्टेज फेस करेगा जो एससीआर को ट्रिगर कर देगा, एससीआर ऑन हो जाएगा। ठीक है सर। सर बताइए। सर थोड़ा डाउट है सर इसमें ना सर। हम ये सर आप अभी अभी बोला ना सर कि मतलब हाई करंट जाएगा और ये वोल्टेज को सेंस करेगा, ऐसा बोला ना सर आप। उसके बाद वोल्टेज वो को उसको ट्रिगर करे, वोल्टेज को मतलब फायरिंग सेंस नहीं सर्किट जो करेगा, सेंस करेगा। वोल्टेज को सेंस नहीं करेगा, पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ही अप्लाई हो जाएगा फायरिंग सर्किट के अक्रॉस। वो तो सर करंट तो सर थायरिस्टर का थ्रू जा ही रहा है सर शुरू में तो फॉरवर्ड नहीं तो ब्लॉकिंग को बहुत तुम कम बोल। समय के लिए जा रहा है ना। अब मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले आपको, कि जो एससीआर है ये कुछ देर के लिए हाई करंट झेल सकता है। तो सर वो कंडक्शन मोड में नहीं चला जाएगा ना मतलब नहीं, कंडक्शन मोड में नहीं होगा खुद से। वो। नहीं, कंडक्शन मोड में नहीं होगा। पहले जो करंट है वो एससीआर से नहीं जा रही थी ना,
आप क्या बोल रहे हो कि एससीआर के ऑन होने से पहले भी करंट एससीआर से जा रही थी? हाँ सर, वहां से नहीं जा रही है करंट। पहले जो करंट है वो पावर कन्वर्टर के डिवाइसेस से होके जा रही थी। अच्छा। पहले जो रास्ता रहा होगा वो ऐसे रहा होगा, ऐसे। ओके, ये तभी सर ऑफ, ये फायरिंग सर्किट उसको ट्रिगर किया ना उसके बाद सर। हाँ, उसके बाद ट्रिगर किया, तब ये एससीआर के थ्रू फ्लो होना शुरू हुई। ओ, अगेन और सर एक चीज और सर, और ये जैसे सर ही फ्यूज। क्या हाँ सर। क्या बोल रहे थे आप, पूछिए। नहीं सर, ये फ्यूज मतलब शुरू में क्यों नहीं ऑपरेट फ्यूज की कर रेटिंग ही रहा है सर? हमने वैसे सेट की है। फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम है हमने उतना ही सेट किया है कि वो एससीआर के ऑन होने के बाद ही ट्रिगर हो। क्या पता, क्या पता कि फ्यूज को ऑपरेट होने की जरूरत ही ना पड़े, क्या पता फ्यूज को ओके। ऑपरेट होने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमें तो पता है ना कि जो एससीआर है वो कुछ समय के लिए जो हाई करंट है उसे झेल सकता है। तो हो सकता है कि उतने ही समय के लिए हाई करंट आए, उसके बाद हाई करंट आए ही ना, खत्म हो जाए खुद से हाई करंट, तो हमारा ठीक फ्यूज है भी सर। ऑपरेट होने से बच जाएगा। क्योंकि फ्यूज का क्या है कि फ्यूज अगर एक बार ऑपरेट हो गया तो उसे रिप्लेस करना पड़ता है, नया फ्यूज लगाना पड़ता है। तो अगर हर बार ऐसा ही होगा, हाई करंट में फ्यूज ऑपरेट कर जाएगा, हमने उसका ऑपरेटिंग टाइम कम रखा है, तो बार बार हमें फ्यूज को बदलना पड़ेगा। हमें पता है कि एससीआर जो है वो हाई करंट को झेल सकता है, कुछ देर के लिए बेयर कर सकता है। तो हो सकता है कि जितनी देर में एससीआर हाई करंट को बेयर करता है, सिर्फ उतनी ही देर के लिए हाई करंट आ रही हो, तो हमें फ्यूज को ऑपरेट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाएगा यहां से। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद अच्छा, एक पॉइंट बच गया था ना, ओवर करंट प्रोटेक्शन is also called as crowbar protection। इसके बाद आता है थर्मल प्रोटेक्शन, पांचवा, फिफ्थ। सर प्रीवियस स्लाइड को थोड़ा सा दिखाइए ना। हो गया सर। इसके बाद आता है हमारा थर्मल प्रोटेक्शन। अगर किसी भी डिवाइस का जो टेम्परेचर है या किसी भी थायरिस्टर का जो टेम्परेचर है वो थर्मल लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो डिवाइस डैमेज हो सकती है, थर्मली डैमेज हो सकती है। इफ टेम्परेचर of any device goes above thermal limit, then the device may get damage। थर्मल लिमिट क्या होती है? थर्मल लिमिट मैन्युफैक्चरर सेट करता है, जिस भी कंपनी ने थायरिस्टर या कोई भी डिवाइस बनाई है वो उसकी थर्मल लिमिट सेट करता है, डिफाइन करता है या बताता है कि आप इस डिवाइस को इस टेम्परेचर से ज्यादा पे ऑपरेट मत करना। दैट इज कॉल्ड थर्मल लिमिट। तो अगर कोई भी डिवाइस का टेम्परेचर उस थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो डिवाइस डैमेज हो सकती है। ठीक। सो हमारे पास थर्मल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए।
So we must have thermal protection. So we must have a thermal protection. जिसके कारण क्या बोला जाता है कि कोई भी एससीआर है उसे आप थर्मली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसे मेटल के हीट सिंक पे रख दीजिए. इफ एससीआर is pro yeah, if we want to protect from high temperature, then mount the device on metal heat sink. डिवाइस को मेटल हीट सिंक पे रखिए या मेटल को जो डिवाइस है हमारी जो एससीआर है उसको मेटल हीट सिंक पे ही बना दीजिए. ठीक. क्यों मेटल मेटल ही क्यों यूज किया? क्योंकि मेटल जो है वो हीट को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रेडिएट करता है. लिखिएगा मेटल रेडिएट्स हीट मोर effectively and increases the surface area of SCR. जो डायग्राम है मैं अगली स्लाइड में बना देता हूं, पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा. मेटल जो है वो बहुत आसानी से हीट को रेडिएट कर सकता है आउटर एनवायरनमेंट में. सर हो गया. अब देखिए ये हमारा थायरिस्टर है. ये है थायरिस्टर. ये है मेटल का केस. जो कि बना है मेटल का. फिर लगा है हीट सिंक. हीट सिंक. और फिर यहाँ बाहर है एटमॉस्फेयर जिसको एम्बिएंट भी बोलते हैं. जिसको एम्बिएंट भी बोला जाता है. ठीक. अब ध्यान से देखिए हीट जो है वो थायरिस्टर से कहाँ जाएगी? मेटल के केस में. मेटल केस से जो हीट है वो हीट सिंक में जाएगी. हीट सिंक से जो
हीट है वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगी और थायरिस्टर हमारा हाई टेम्परेचर से बचा रहेगा, हाई टेम्परेचर डैमेज से बचा रहेगा। तो इसको हम एक सर्किट के फॉर्म में दिखाते हैं। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज से और पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट से। ठीक, तो देखिए इसे जंक्शन बोलते हैं। ठीक, जंक्शन का मतलब थायरिस्टर जिस पॉइंट से केस, हीट सिंक और एटमॉस्फेयर इनसे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यहां से एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है कि जो थीटा है वो होता है L/Ka। थीटा है थर्मल रेजिस्टेंस। थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है थर्मल रेजिस्टेंस को। ठीक, जो हीट के फ्लो को अपोज करता है। which opposes the फ्लो ऑफ हीट, जो हीट के फ्लो को अपोज करता है। के है थर्मल कंडक्टिविटी, एल है लेंथ और ए है एरिया, जैसा कि आप सब जानते हो। थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे हम पढ़ते हैं ना अपने इलेक्ट्रिकल में, R इज इक्वल टू रो रो एल अपॉन ए। R है बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो यह है थर्मल रेजिस्टेंस। रो को नीचे ले आए हम, क्या हो गया, कंडक्टिविटी। यह है थर्मल कंडक्टिविटी के, सेम वही फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। रेजिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। तो लिखिए जो सर्किट है वो कैसे बनेगा, देखते हैं। सर्किट आपका बनेगा कुछ इस तरह से, देख लीजिए। ये है जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन के बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, एटमॉस्फियर या एम्बिएंट टेम्परेचर। एटमॉस्फियर या एम्बिएंट टेम्परेचर, ये है। जंक्शन के बाद क्या आया, केस। डेल केस। तो केस का टेम्परेचर, केस के बाद आया सिंक का टेम्परेचर, सिंक के बाद आया एटमॉस्फियर ना, सिंक के बाद आया एटमॉस्फियर। तो ये है थीटा जेसी, ये है थीटा सीएस, ये है थीटा एसए। मतलब जे और सी, जंक्शन और केस के बीच का रेजिस्टेंस। टी सी और एस, केस और सिंक के बीच का रेजिस्टेंस है थीटा सी एस। थीटा एस ए क्या है, सिंक और एम्बिएंट के बीच का रेजिस्टेंस, जो हीट फ्लो को अपोज कर रहा है। यहां से करंट फ्लो हो रही है,
यहां से जा रहा है एवरेज पावर। पावर को ही करंट के फॉर्म में बोला जा रहा है हीट में। यह है पी एवरेज, जिसको बोल सकते हैं एवरेज कंडक्शन लॉस। एवरेज कंडक्शन लॉस। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब देखिए, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वोल्टेज है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर से। तो जंक्शन का टेम्परेचर माइनस एम्बियंट का टेम्परेचर, टी जे माइनस टी ए, ये हो गया वोल्टेज। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। पावर। पावर। पावर से, पी एवरेज। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो तीनों थीटा को ऐड कर दीजिए, थीटा जे सी प्लस थीटा सी एस प्लस थीटा एस ए। तो यहां से एवरेज पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, टी जे माइनस टी ए अपॉन थीटा जे सी प्लस थीटा सी एस प्लस थीटा एस ए। यहां से फॉर्मूला क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। इसमें 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया आपके। टेम्परेचर राइज, कूलिंग ऑफ थायरिस्टर, और प्रोटेक्शन वाला पार्ट भी एक आ जाता है इसमें। सबने अपना होमवर्क किया है, यूजेटी ट्रिगरिंग। नहीं किया सर। अरे करना चाहिए था ना, करके आइएगा उसको। एटलीस्ट ट्राई तो करो एक बार। सर देखा था बुक में, बुक बुक खोल के देखने से इतना कॉम्प्लिकेट लगता है हर चीज। आप बना दीजिए ना। ठीक है, मैं करा दूंगा उसको। और किसी ने ट्राई किया था, बताओ किसी ने ट्राई भी नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जो प्रोटेक्शन है वो हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेटिंग्स। ओ एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर ये थोड़ा मेरा डाउट थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए ना सर। कौन सा। सर ये डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन और डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन जो है ना सर, हम्म। ये जो सर ओवर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन से मतलब क्या जो डिफरेंस है ये लोग, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए देखिए, हाँ।
DI बाई, जैसे हम dV/dt की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर सेकेंड। यस सर। सेकेंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना तेजी से बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड dV/dt। ओके। अगर किसी भी वोल्टेज की किसी भी SCR का जो dV/dt की रेटिंग है वो है 10 वोल्ट पर सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। वोल्टेज अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे जो फॉल्सली ट्रिगर कर सकता है SCR को। तो dV/dt जो एक्चुअल में हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल dV/dt है वो कम होना चाहिए dV/dt रेटेड से। अब तो सर ये कैसे अलग है वोल्टेज, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन से? मान लीजिए किसी भी SCR को आप यूज कर रहे हैं 1000 वोल्ट पे। एक सर्किट है जो 1000 वोल्ट का है, लेकिन उसके मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि जो SCR है उसको सिर्फ आप 750 वोल्ट तक ही यूज कर सकते हैं, और उसे आप यूज कर रहे हैं 1000 वोल्ट पे। तो वो SCR क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इतना ज्यादा हाई वोल्टेज, लगभग लगभग डबल वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो SCR है ये क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो सर हम लोग सर ये dV/dt को ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कोई एक इंस्टेंट में बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है सर। हाँ वही ना, यहाँ पे टाइम आ गया ना dV/dt में। dV/dt में, अब dV/dt तो मैंने यहाँ पे 10 ही लिखा है बस। तो तो सर जो बेसिकली डिफरेंस जो सर मतलब बहुत टाइम कम के समय साथ में ये वोल्टेज आ रहा है, टाइम वही है ना के सर? साथ अगर बहुत तेजी से वोल्टेज बढ़ा, ओके। मतलब जैसे ही आपने अप्लाई किया अभी 10 वोल्ट है अभी SCR के क्रॉस, अगले ही अगले ही सेकंड में ये आ गया मान लीजिए 100 वोल्ट। ठीक। तो 10 वोल्ट से सीधा 100 वोल्ट इन 1 मिली सेकेंड या कोई भी समय ले लीजिए, तो ये बहुत हाई इंक्रीमेंट है, तो हम बोल सकते हैं dV/dt हाई है। ठीक। आप लोगों के अच्छा अच्छा। सिलेबस में दिया नहीं गया इसलिए ये डाउट आ रहा है ना। यहाँ पे आप लोगों को जो थायरिस्टर फायरिंग सर्किट में 3 ही सर्किट दिए गए हैं, आर ट्रिगरिंग सर्किट, RC ट्रिगरिंग सर्किट और UJT ट्रिगरिंग सर्किट। dV/dt ट्रिगरिंग भी होता है। dV/dt ट्रिगरिंग भी होता है जो आपके उस सिलेबस में दिया नहीं गया है, इसलिए आप लोगों को ये डाउट आ रहा है कि dV/dt से ट्रिगर कैसे हो गया। Yes, sir. dV/dt भी वही। एक ट्रिगरिंग मेथड होता है। तो सर मतलब जो ये ओवर वोल्टेज है सर, मतलब इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा है, ऐसा है ना? ये कांस्टेंट वोल्टेज, कंपेरेटिवली। ये कंटिन्यूअसली वोल्टेज अप्लाई हो रहा है SCR पे, ओके। अच्छा अच्छा। और ये टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट है ना SCR। जब आप कोई भी एक डिवाइस पढ़ते हो तो SCR एक हम्म। बहुत छोटा सा डिवाइस होता है जो उसमें लगा होता है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। Mm, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, SCR तो एक पार्ट है उसका बस छोटा सा। तो mm. उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी बात की जा रही है, सिर्फ SCR के अक्रॉस की बात की जा रही है। ठीक है सर। सर, तो बताइए। मेरा एक डाउट था सर ना, ये गेट रिकवरी टाइम में ही फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं ना सर? हम कहीं पढ़ा था, मतलब गेट रिकवरी टाइम में फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करना है बोल के। ये नेसेसरी है क्या सर? गेट रिकवरी में क्या करना है? और फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करता है, ऐसे करते हैं? नहीं देखिए, आपको SCR को ऑन करना है ना। हाँ तो सर, ये SCR गेट रिकवरी एस टाइम एस है ना? क्या? गेट रिकवरी टाइम हाँ, वो क्या मतलब क्या है? गेट से चार्जेस को हटाना। ओके। गेट टर्मिनल जो भी है या गेट की लेयर जो भी है हम्म। उससे चार्ज कैरियर्स को हटाना। हम्म। चार्ज टू रिमूव चार्ज कैरियर्स। अब हम क्यों
गेट लेयर से चार्ज कैरियर्स को हटाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने गेट लेयर से चार्ज कैरियर्स को नहीं हटाया, हम्म ठीक। जी अब हमने ऐसे ही एससीआर को ऑफ कर दिया, हम्म तो जब दूसरी बार आप उस एससीआर को यूज करोगे हम्म तो गेट लेयर में चार्जेस पहले से प्रेजेंट है, तो वो किसका काम करेंगे? गेट करना गेट करंट का काम करेंगे। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे वोल्टेज, बिना गेट सप्लाई के ही गेट ट्रिगरिंग हो जाएगी, क्योंकि गेट में जो चार्ज कैरियर्स थे वो पहले से थे, तो जो कि गेट करंट का काम करेंगे। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज हमने दिया, गेट करंट के कारण एससीआर अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। हम नहीं चाहते थे वो ट्रिगर हो। ओके ओके इसको भी बोला जाता है फॉल्स ट्रिगरिंग। सर लेकिन मतलब ट्रिगरिंग करना तो अच्छा बात है ना, मतलब नहीं, तो जब हम चाहते हैं एससीआर को कंडक्ट कराना, तब वो कंडक्ट करे, नहीं तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा ना, ओके 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 हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। हम चाहते हैं एससीआर को कंट्रोल करना, इसीलिए जो रेक्टिफायर होते हैं हम्म दो तरह के होते हैं, जी एक कंट्रोल्ड हम्म और एक अनकंट्रोल्ड। हम्म अनकंट्रोल्ड बनाए जाते हैं डायोड से हम्म और कंट्रोल्ड बनाए जाते हैं एससीआर से। हम ठीक सर कंट्रोल में क्या करते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म को अपने स्पेसिफिकेशन या अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं बाय फायरिंग एंगल। और फायरिंग का मतलब क्या है? गेट ट्रिगरिंग। ओके ठीक है सर सर ठीक, हेलो बताइए। सर, लास्ट डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, सर्किट डायग्राम में। ये वाला यस सर। देखिए, सबसे पहले क्या आया था? जंक्शन आया था, जंक्शन के बाद केस आया, फिर सिंक, फिर एटमॉस्फेयर या एम्बिएंट। तो जंक्शन और केस के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो उसे थीटा जेसी से रिप्रेजेंट किया। केस और सिंक के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसे थीटा सीएस से रिप्रेजेंट किया। सिंक और एम्बिएंट या एटमॉस्फेयर के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसे थीटा एसए से रिप्रेजेंट किया, ठीक। अब इससे करंट फ्लो हो रही है, एक मान लेते हैं इसको, कुछ नाम मत दीजिए अभी। करंट को थर्मोडायनेमिक्स में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए मैंने लिखवाया है, पावर से। करंट को पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेम्परेचर से। तो अगर हम यहां पे वोल्टेज लेते, वीजे और वीए लेते, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता बताइए? वीजे माइनस वीए हो जाता ना। सेम वही चीज तो हम यहां पे कर रहे हैं, टीजे माइनस टीए। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, करंट को पावर के फॉर्म में लिखा और रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। ये तीनों थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह मैकेनिकल में जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसमें रेजिस्टेंस को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब रेजिस्टेंसेस को हमने ऐड कर दिया, मतलब थीटा को ऐड कर दिया, सेम हमें वो फॉर्मूला मिल गया। ठीक है सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्लियर करेंगे, ठीक। पढ़ के आइएगा एक बार। सो थैंक यू वेरी मच।